नमस्कार, इंडिया टीवी के चुनाव मंच में आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत खैर मकदम है। आज हम अदब के शहर, तहजीब के शहर और नफासतों के शहर लखनऊ में हैं और इसी शहर से आज बराह रास्त हम दिन भर आपके साथ जुड़े रहेंगे। कशिशे लखनऊ अरे तौबा, फिर वही हम, वही अमीनाबाद है। यह शहर भी क्या खूब है। यहां पर अदब तहजीब है तो उर्दू की मिठास है, तो यही शहर सियासत का मरकज भी है। उर्दू की मिठास अगर यहां हर तरफ घुली हुई नजर आती है तो सियासी बयानों की तलखी भी दिखाई देती है। तो आज चुनाव मंच के जरिए दिन भर आप अलग अलग सियासी दलों के रहनुमाओं को सुनते रहेंगे। ये बातचीत आपको आने वाले वक्त में अपने वोट के हक का इस्तेमाल करने में मददगार होगी। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा मेरे साथी, मेरे सहयोगी, सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर सौरभ शर्मा को, जो इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। नमस्कार, चुनाव मंच में आप सबका स्वागत है। उत्तर प्रदेश का चुनाव यूं तो किसी भी दशक में रहा हो हमेशा बहुत इंटरेस्टिंग होता है, बहुत दिलचस्प होता है, क्योंकि यहां कई सारे सियासी खिलाड़ी हैं, महारथी हैं। लेकिन इस बार हर मायने में यह चुनाव ऐतिहासिक माना जा रहा है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर दूसरा टर्म हासिल कर सकते हैं, जो कारनामा या करिश्मा कहिए पिछले लगभग 4 दशकों में मुमकिन नहीं हो पाया कि कोई चीफ मिनिस्टर ऐसे रिपीट हुआ। योगी आदित्यनाथ को अपने काम पर यकीन है, दूसरे कहते हैं कि उन्हें हिंदू मुसलमान पर भी बहुत यकीन है। अखिलेश यादव भी दूसरी ओर है, अखिलेश यादव को पूरा एतबार है कि वो योगी को दोबारा नहीं आने देंगे। इस बार वो कहते हैं उन्होंने एक गुलदस्ता बनाया है जिसमें छोटी छोटी जातियों के बड़े बड़े रंग हैं, तो क्या वो गुलदस्ता एक बार फिर खिला हुआ आपको यहां दिखाई देगा? तो ये सारे सवाल हैं। कोरोना का काल भी इस बीच में रहा है, उसको भी हमें नहीं भूलना चाहिए। चुनाव में आज जिन्ना भी सुनते हैं, पाकिस्तान भी सुनते हैं। ये बात दूर है कि पाकिस्तान कितना 1000 किलोमीटर यहां से दूर है। इन सब मुद्दों के बीच चुनाव मंच पर आज सबसे पहले हम जिस शख्स को आमंत्रित करने जा रहे हैं वो अपने आप को इस चुनाव का गेम चेंजर कहते हैं। उनका यह दावा कि उनके बगैर या उनके समर्थन के बगैर यूपी का सीएम चुनकर नहीं आ सकता। तो जोरदार तालियों के साथ मंच पर स्वागत कीजिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का। चुनाव मंच में हमारे पहले मेहमान हैं एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब। स्वागत है ओवैसी साहब आपका इंडिया टीवी पर। और आपने इस बार एक मोर्चा भी बनाया है, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा। जी, पहले तो आप ही बताएं, आप कोविड रिस्ट्रिक्शंस के बीच घूम भी रहे हैं, दौरे भी कर रहे हैं, आप क्या माहौल पा रहे हैं उत्तर प्रदेश का? देखिए, हमने जो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया जिसमें बाबू सिंह कुशवाहा साहब इसके कन्वीनर हैं, वामन मिश्रा साहब की पार्टी है और दूसरे 4-5 छोटे दल भी हैं। हमारा मकसद एक ही है कि जो कमज़ोर तबक़ात हैं, जो कमज़ोर बरादरियां हैं, उनको इंसाफ मिले। और इसीलिए हमने तय किया कि अगर उत्तर प्रदेश जनता इस भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को सत्ता देती है तो पहले 2.5 साल के लिए बाबू सिंह साहब इसके मुख्यमंत्री रहेंगे, आइंदा 2.5 साल दलित समाज से कोई होगा और फिर इस 5 साल जो दौर होगा उसमें अल्पसंख्यक समाज के, मुसलमान समाज का एक डिप्टी सीएम होगा और दूसरे समाज के लोग होंगे। जहां तक हम जो माहौल देख रहे हैं ये बाइपोलर इलेक्शन नहीं है, क्योंकि ख़ास तौर से कैंडिडेट्स के अनाउंसमेंट के बाद बहुत माहौल मुख्तलिफ था, मगर एक परसेप्शन बनाया जा रहा था बाइपोलर का। बाइपोलर चुनाव नहीं है। लोग तो अभी भी ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों के बीच ही कॉन्टेस्ट है और बाकी सिर्फ माहौल बना रहे हैं अपने लिए, लेकिन जमीन पर कुछ ऐसा नहीं है। नहीं, मेरा जितना मुझे सियासत थोड़ी बहुत आती है, राजनीति आती, जो मैंने सीखा अपने बड़ों के पैरों के पास बैठकर सुना है, सीखा है, मुझे नहीं लगता कि बाइपोलर इलेक्शन होने जा रहा है। तो इलेक्शन किसी को लाने वाला है या किसी को भेजने वाला है? कई बार लोग किसी से बहुत नाराज होते हैं और कई बार लोग चाहते हैं कि कोई आ जाए। देखिए, अब ये कैंडिडेट्स के जो पार्टी, जिस पार्टी का कैंडिडेट स्ट्रांगली लड़ेगा वही पार्टी कामयाब हो सकेगी, हमारा मानना है। और यकीनन बीजेपी के खिलाफ बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी है जो मेन स्ट्रीम मीडिया में ज़्यादा नज़र नहीं आता। और बीजेपी के खिलाफ बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और फिर कोविड सेकेंड वेव में जो बीजेपी की सरकार ने बहुत से लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया, तो बहुत से मुद्दे हैं। किसानों की नाराज़गी है, अल्पसंख्यक समाज में एक नाराज़गी है,
तो बहुत से मुद्दे बीजेपी के खिलाफ हैं और यकीनन एंटी इनकम्बेंसी योगी सरकार के खिलाफ बहुत ज्यादा है। अच्छा, मैं आपके अपने प्रोस्पेक्ट्स के बारे में बात करूं तो बिहार में आपको जैसी कामयाबी मिली बंगाल में नहीं मिली, यूपी में ऐसा क्या आपको अपने लिए खास दिखाई दे रहा है? देखिए, 2017 से 2022 का ये 5 साल का सफर हमारे पार्टी के तमाम जिम्मेदारों ने बड़ी मेहनत की, जुस्तजू की, संगठन को मजबूत किया। तो मुझे यकीन है कि 2017 से बेहतर नतीजा आएगा और हम कैंडिडेट्स भी बड़े बड़े स्ट्रांग है और फिर हम इस भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का हिस्सा भी है, इससे भी हमको बहुत फायदा होने वाला है। तो अच्छा, हमारे लिए अच्छा नतीजा आएगा इंशाल्लाह। आपके जो कैंडिडेट्स की लिस्ट हमने देखी, बहुत से लोगों को आश्चर्य हुआ होगा देख करके कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी से किसी गैर मुसलमान को भी टिकट मिलेगा, तो कई सारे हिंदू कैंडिडेट्स को भी आपने उतारा है। आपको ये सुनकर खराब तो नहीं लगता कि लोगों को इस पर आश्चर्य हुआ हो? नहीं, शायद लोग नहीं जानते, हमारी पार्टी हमेशा से नॉन मुस्लिम भाइयों को भी टिकट देती है, ओबीसी को, दलित को देती आई है, हमारा रिकॉर्ड है। मगर अगर वो मीडिया में नहीं आता है तो अलग बात है। चाहे महाराष्ट्र हो, बिहार हो, बिहार के चुनाव में भी हमने दिया था और कर्नाटका में भी हमारे म्युनिसिपल कॉरपोरेटर्स हैं, हैदराबाद में है, औरंगाबाद में हम लोग मेन अपोजिशन पार्टी थे औरंगाबाद में, उसमें से 7 नॉन मुस्लिम कॉरपोरेटर हमारे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं देते हैं, बिल्कुल देते हैं। सिर्फ पिछड़ों को नहीं, इस बार तो आपने एक पंडित जी को, एक ब्राह्मण को भी टिकट दिया है। हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल देना चाहिए। पंडित जी बेहतरीन इलेक्शन लड़ रहे हैं और मुझे यकीन है कि वहां की जनता उनका पूरा सपोर्ट करेगी, साथ देगी। नहीं, लेकिन लोगों को ये लगता है कि आप हिंदू कैंडिडेट खड़ा कर तो देंगे, लेकिन ओवैसी साहब को क्या गैर मुस्लिम वोट मिलता है, कहीं भी मिलता है? एक मिसाल आपको देता हूं आपके सवाल का जवाब देने के लिए। औरंगाबाद की पार्लियामेंट सीट महाराष्ट्र में जो 22 साल से शिवसेना जीतती आ रही थी, वहां पर हमारे कैंडिडेट इम्तियाज जलील साहब ने उनको हरा दिया। तो कोई ये कैसे कह सकता है कि इम्तियाज जलील सिर्फ मुस्लिम वोट पर जीत गया? इम्तियाज जलील को औरंगाबाद के तमाम फिरके, बरादरी, मजहब के लोगों ने मिलकर उनको कामयाब किया। तो ये बिल्कुल गलत है कि ये बोलना कि दूसरे कम्युनिटी का वोट नहीं मिलता। बिल्कुल मिलता है और मिलेगा इंशाल्लाह। ये परसेप्शन ओवैसी साहब लेकिन आपका खुद का क्रिएट किया हुआ है, क्योंकि आप केवल मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करते हैं, आप हमेशा मुसलमान की बात करते हैं। देखिए, अगर कोई खड़े होकर अगर सिर्फ ताकतवर की बात करेगा तो फिर फायदा क्या है? आप जब, हमारी जमहूरियत लोकशाही एक पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, तो जाहिर है जो कमजोर है, जिसको दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, उनके एम्पावरमेंट के लिए आपको काम करना है, तो उसमें कोई बुरी बात क्या है? इसीलिए तो हम भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाए हैं। अगर हम सिर्फ ताकतवर को ताकतवर बनाएंगे तो फिर जमहूरियत कहां रहेगी? फिर कमजोर क्या करेगा? जिसकी इसका हक नहीं मिला वो क्या करेगा? फिर कुछ सवाल हमने सोशल मीडिया पर मंगाए थे, आपने जो बात अभी छेड़ी इससे जुड़ा हुआ एक सवाल है आपसे। सचिन पूछना चाहते हैं कि आप अक्सर अपनी चुनावी सभाओं में मुसलमानों को अपना हक हासिल करने के लिए ललकारते नजर आते हैं। क्या आपको लगता है कि आजाद हिंदुस्तान में मुसलमान का हक मारा गया है? आप मुसलमानों के किस हक की बात करते हैं? एक मिसाल सचिन को समझा देता हूं, शायद मेरी पूरी कोशिश उनको समझ में आ जाएगी। उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में 24 मुसलमानों को CAA NPR प्रोटेस्ट में गोली मारी गई। जस्टिस सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के जज लखनऊ आकर अपनी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में कहते हैं कि उन 24 मुसलमान लड़कों को हत्या की गई, उनको जहां गोली लगी। आज से 3 दिन पहले, 4 दिन पहले प्रयागराज में स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया रेलवे के NTPC RRB के एग्जाम को लेकर। मैं भी उसका कंडेम करता हूं। पुलिस का लाठीचार्ज हुआ, बहुत से नौजवानों के, युवाओं के सर फोड़े गए, हाथ तोड़े गए। 1 घंटे के अंदर 6 पुलिस के ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया जाता है। सचिन को यह बात समझना चाहिए कि गोरखपुर में गुप्ता साहब को पुलिस ने मार दिया तो मुख्यमंत्री और अखिलेश यादव पहुंच जाते हैं, ऑफिसर सस्पेंड हो जाते हैं, 51 लाख का चेक मिलता है, नौकरी मिलती है। वही काशगंज में एक पुलिस स्टेशन में मुसलमान लड़का मरता है तो कोई नहीं पूछा जाता, ये क्यों भाई? और फिर तीसरी बात यह है कि सचिन खुद जाकर देख लें कि एम्पिरिकल डेटा क्या कहता है उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का, कि कितने मुसलमानों के पास 2 एकड़ जमीन है, 1.7। कितने मुसलमान ग्रेजुएट होते हैं, 3.5%, जो सबसे कम है। सबसे ज्यादा बेरोजगार कौन है पूरे कम्युनिटीज में? मुसलमान। अब बताइए ना, फिर सबसे ज्यादा जेल में अंडर ट्रायल कौन है? 19% है, तो
नहीं, आप इस नतीजे पर कैसे पहुंचे कि सबसे गरीब मुसलमान है? डेटा है, आप बहस करा लीजिए, हम दे देते हैं आपको रिपोर्ट। आप शाम में बुला लीजिए, हमको पूरा डेटा देता हूं मैं आपको, आप शाम में बुला लीजिए। दलित से भी मार्जिनलाइज मुसलमान है? यकीनन है, दलित से भी मार्जिनलाइज है, पॉवर्टी में मार्जिनलाइज है, अनएम्प्लॉयमेंट में मार्जिनलाइज है, ड्रॉप आउट में उनसे ज्यादा है। डेटा है, इस पर बात करिए ना। चलिए बात करते हैं, नहीं बात करेंगे कोई? यही तो हमारी लड़ाई है कि जब हम हिस्सेदारी की बात करते हैं तो हमको हिस्सेदारी राजनीति में भी चाहिए, शिक्षा में भी चाहिए, इंसाफ में भी चाहिए। तो यही तो हम पूछ रहे हैं। और इसमें कोई मैं आसमान से तारे तोड़कर लाने की बात तो नहीं कर रहा हूं, या समंदर में जाकर उसकी खाक छानकर हीरे लेकर आओ। मैं तो ये कह रहा हूं जो संविधान में इक्वालिटी की बात की गई, वो सब्सटेंटिव इक्वालिटी की बात कही गई, आप उससे ही महरूम कर दे रहे यहां के अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों को। देखिए, ये बहस कई बार हो चुकी है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि मुसलमान वोट नहीं देता। तो मुसलमान जिसको वोट देता है वो क्या उसके लिए कुछ नहीं करता? बिल्कुल नहीं करते। अब देख लीजिए, मैं योगी सरकार की मिसाल देता हूं आपको। मोदी सरकार ने मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम है, भाई आपने 4 साल से अपना शेयर नहीं दिया उन मदरसे के टीचरों को, जिसमें पंडित लोग भी आकर हिंदी सिखाते हैं। पूछ लीजिए किसी मदरसा स्कूल में जाकर के 4 साल में तुमको स्टेट गवर्नमेंट का शेयर मिला, सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर मिला? नहीं मिला शेयर। गवर्नमेंट की स्कीम है, ये मेरी स्कीम नहीं है, आप नहीं देते उसमें। मोदी सरकार के एमएसडीपी का प्रोग्राम है, 1100 करोड़ उत्तर प्रदेश को आए, कितना खर्चा किया? 10% नहीं खर्चा किया आपने। अखिलेश को सरकार मिली 2012 से, आपने क्या किया? मुजफ्फरनगर का कांड किया। आपने योगी के खिलाफ केसेस सैंक्शन नहीं किए और वो मुख्यमंत्री बने, अपने खिलाफ वापस ले लिए। मुजफ्फरनगर का कांड हुआ, अभी तक इंसाफ नहीं हुआ। तो यही तो हम बता रहे हैं। अच्छा, खुद हिंदी अखबार की रिपोर्ट है कि उत्तर प्रदेश में 50% डीएम अपर कास्ट के हैं, 5% आपके ओबीसी और दलित हैं। ये तो हो रहा है ना। यही तो इंसाफ की बात जब हम करते हैं तो सबके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। नहीं, पेट में दर्द की बात नहीं, लोगों को सिर्फ ये लगता है कि आप जिसका जवाब आपने काफी हद तक दे दिया कि आप केवल एक कम्युनिटी की बात करते हैं, तो इसीलिए लोगों को लगता है कि आप भाई जो पिछड़ा है, नहीं, जो गरीब है उसकी बात करें। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आप कमजोर को उठाएंगे या कमजोर को दबा देंगे? आपका काम क्या है? जब आप संविधान पर ओथ लेते हैं तो आप ये कहते हैं कि सबको बराबरी से ट्रीट किया जाएगा, आप नहीं करते हैं। अगर आप जीत जाते तो आप ठाकुरों की बात करते, अगर आप जीत जाते तो आप यादवों की बात करते हैं। यह हकीकत है। और फिर देश के प्रधानमंत्री के बारे में बीजेपी बोलती है सबसे बड़ा ओबीसी का नेता पिछड़ा समाज का यही है। यह हकीकत है जो हो रहा है। सपा के टेन्योर में हुआ, अब योगी के टेन्योर सरकार में हो रहा है। इससे कौन इनकार कर सकता है? ये तो जमीनी हकीकत है। शायद कोई नहीं बोलता होगा, जिस अंग्रेजी में कहते पॉलिटिकली इनकरेक्ट होगा, मगर यह हकीकत है, इससे कौन इनकार करेगा? एक सवाल हुसैन आपसे पूछना चाहते हैं। ओवैसी साहब, मेरा नाम हुसैन है और अभी हाल के वक्त में तौकीर रजा को आपने सुना होगा। उन्होंने एक धर्म संसद की और उसके जरिए उन्होंने मुसलमानों से बहुत सारी बातें की, बहुत सारी तकलीफों के बारे में बताया। वो ये कह रहे थे कि मैं उस दिन से डरता हूं जिस दिन मेरा ये नौजवान मेरे कहे में नहीं रहेगा, मैं खौफ खाता हूं। उसके बाद वो काफी आगे तक बढ़ गए कि फिर हिंदू भाइयों को भागने का मौका नहीं मिलेगा। आप भी इसी लाइन के साथ उत्तर प्रदेश में आपने एंट्री की कि करीब 50% के आसपास, मैं करीब इसीलिए कह रहा हूं, मुसलमान जो है वो अलग अलग मामलों में फंसे हुए हैं। तो आप तो खुद एक बैरिस्टर हैं, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आप भी आपके जो रैलीज में तमाम मुसलमान नौजवान आता है, क्या आप भी ऐसे किसी वक्त से खौफजदा हैं? और दूसरी चीज ये कि मुसलमानों के लिए कर क्या रहे हैं एक पार्टी के तौर पर? एक चीज और, खौफजदा किससे? कि भाई मुसलमान बेकाबू ना हो जाए, नौजवान मुसलमान बेकाबू ना हो जाए। CAA का प्रोटेस्ट पीसफुल था, किसने गोली चलाई? जस्टिस सुदर्शन रेड्डी की रिपोर्ट आपने पढ़ा होगा। सुनिए जी। जस्टिस सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे, सीनियर मोस्ट। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में गोली चलाई, उन्होंने कहा मारने के लिए गोली चलाई। किसने किया? वो काशगंज में जो बच्चा मरा किसने किया? एनकाउंटर होते हैं तो इंपेरिकल डेटा है, नेहा डिक्सिट। मैं वही आपसे समझना चाह रहा हूं कि देखिए, जहां सुनिए मैं आप कहां पर हैं, आप क्या कर रहे हैं? अरे भाई, हम तो जमहूरियत में यकीन दिला रहे हैं ना। हम तो उनको नहीं कह रहे हैं कि तुम रेडिकल हो जाओ, हम तो उनको यही नहीं कह रहे हैं कि तुम डेमोक्रेसी को से भरोसा उठ जाओ। यही तो हम काम कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी में संविधान को लेकर अपने हक की लड़ाई लड़ो, हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ो। हम तो वायलेंस की तरफ नहीं उकसा रहे हैं उनको। कहां उकसा रहे वायलेंस तरफ? अब जहां रहा सवाल मौलाना का, मौलाना बड़े बाइज्जत हैं, मगर मौलाना को यह बात समझनी चाहिए कि जिस पार्टी में वो शामिल हुए,
एक अंग्रेजी चैनल को उस पार्टी की जनरल सेक्रेटरी कहती है कि नहीं हमारा इनसे ताल्लुक ही नहीं है, उनको डिसोन कर दिया मौलाना को। अभी मौलाना को फैसला करना चाहिए। अब मैं कब से मौलाना की तर्जुमान बन गया? मौलाना काबिल है, वो खुद अपना बोलेंगे। नहीं, लेकिन जैसे आपको ये बात खराब लगी कि कांग्रेस पार्टी के महासचिव ने ये कह दिया कि हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है, तो जो तौकीर रजा ने स्टेटमेंट दिया उस पर भी तो आपका कुछ स्टार्ट होगा ना? अरे तौकीर रजा, मौलाना तौकीर रजा साहब अगर बोले हैं तो उनको बुलाकर पूछ लीजिए। मैं किसी का तर्जुमान तो नहीं हूं ना, मैं किसी का तर्जुमान नहीं हूं। हां, यह जरूर कहूंगा, धर्म संसद जो हरिद्वार में रायपुर में हुआ, जो गंदगी उसमें कही गई महात्मा गांधी के बारे में, देश के एक्स प्राइम मिनिस्टर के बारे में, कि रोहिंग्याओं की तरह मुसलमानों का हाल कर देंगे, देश की फौज को इस्तेमाल करके 20 लाख को कत्ल कर देंगे, और सिर्फ 2 को गिरफ्तार करते आप। किसकी सरकार है हरिद्वार में? रायपुर में कांग्रेस की सरकार है। दोनों धर्म संसदों में इस तरह की बात कही गई। दोनों गलत, दोनों बिल्कुल गलत है, बिल्कुल। अच्छा, एक तो कांग्रेस स्पॉन्सर्ड इवेंट था रायपुर का, कांग्रेस स्पॉन्सर्ड इवेंट था। अच्छा, जो हरिद्वार में धर्म संसद हुआ, जितने यूपी के जो अपने आप को बड़े स्वामी बोलते हैं, यूपी सरकार की पुलिस प्रोटेक्शन से हरिद्वार गए, और उनके सिक्योरिटी ऑफिसर्स दिन के टाइम पर वो धर्म संसद का टी शर्ट पहनकर खड़े हो आते, कोई लोग उनको पहचाने ना। तो ये भी तो इनकी सरकार सपोर्ट कर रही है इन लोगों को। आप बताइए कैसे आप किसी के कत्लेआम की बात करेंगे? सरासर गलत है, और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। गलत तो इसलिए भी है कि आप सिर्फ 2 को गिरफ्तार करते, पूरे वीडियो सारी दुनिया में है, आप 2 को गिरफ्तार करते सिर्फ। यही तो हम कह रहे हैं कि ये आपका सिलेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ भी तो गलत है। ये आप चुनाव की वजह से मजबूरियों के तहत सोचते हैं ऐसा, या ये अब देश की सोच ऐसी होती जा रही है, जैसा कुछ लोग कहते हैं कि बहुत समाज में रेडिकलाइजेशन? नहीं, पिछले 2014 से तो ये कंसिस्टेंटली इस तरह के वाहियात किस्म के बयानात आ रहे हैं, और इन पर कोई रोक टोक नहीं लगता। अगर नरेंद्र मोदी चाहे तो आधे घंटे के अंदर ये सबकी जबानें बंद हो जाएंगी। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं चाहते, उनकी सरकार, उनकी आइडियोलॉजिकल आरएसएस और पूरे संघ परिवार हिंदुत्व की ऑर्गेनाइजेशन इनको हिम्मत दिला रही है और बोले कि बेटा बोलो, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं, कुछ नहीं होगा। अच्छा, केवल बीजेपी और प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या अखिलेश यादव भी अब इस कैंपेन के अंदर आज अब जितना, और मैं कह रहा हूं बड़ी फ्रिवलस बात है, कोई जिन्ना का नाम ले ले, कोई पाकिस्तान का नाम ले ले, कोई लेना देना नहीं, कोई सर पैर नहीं कि हम इस चीज को डिस्कस करते, लेकिन ये हो रहा है, और किसकी वजह से हो रहा है? अखिलेश यादव क्या है ये? हो रहा है। ये बैकग्राउंड में क्या है बताइए आप? ये एक मस्जिद है, बताइए फिर। आप ये रखकर मुझसे सवाल कर रहे हैं। अब मैं क्या जवाब दूं? ये चुनाव की हकीकत है। अरे मैं क्या जवाब दूं? ओवैसी साहब, आप उससे बेहतर। अरे मैं क्या जवाब दूं? आप ही तो रख रहे हैं बैकग्राउंड में, मैं तो नहीं रख रहा हूं ना। जिना में जिना का नाम लिया, अब जिना का नाम हमसे ज्यादा योगी लेते हैं, इनको इतनी मोहब्बत क्यों होगी जिना से? भाई हम तो लेते ही नहीं है ना। भारत का, उत्तर प्रदेश हो या भारत का मुसलमान हो, हमने जिना के पैगाम को रिजेक्ट किया। आप जिना जिना करते हैं। नहीं, जिना अगर योगी पहले करते तो फिर भी समझ में आता। जिना का नाम तो अखिलेश यादव ने लिया पहले। हाँ, तो उनको पूछना चाहिए भाई, वो उन्होंने क्यों कहा जिना का नाम, किसने उनको कहा कहने के लिए? अच्छा, उनको यह भी नहीं मालूम कि महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, ये कौन से इनसे भारत लॉ हुए? इनको किसी ने कह दिया थम्स अप ने, और उन्होंने थंब कह दिया उन्होंने। अरे आपने कहा, मैंने तो नहीं कहा ना। अगर हम कहते तो हम जेल में होते, क्योंकि अखिलेश ने कहा इसलिए उनको कहा है कि बेटा बोलते जाओ, कोई बात नहीं है। आप सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं, कानून का इस्तेमाल उस पर भी नहीं होता ना। अगर कोई मुस्लिम नेता उत्तर प्रदेश में वही बात जो अखिलेश कहते तो आज जेल में होता वो। यही तो हम कह रहे हैं, ये हिस्सेदारी, ये इंसाफ की बात है जो उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक समाज को और कमजोरों को समझने की जरूरत है। नहीं, लेकिन उसमें इंप्रेशन जो गया वो ये गया कि एक तो लोग ये मान के चल रहे हैं कि यूपी का मुसलमान पूरी तरीके से अखिलेश यादव को वोट कर रहा है। उनको ये लगता है कि अगर कोई योगी को हटा सकता है तो अखिलेश यादव हटा सकता है। अखिलेश यादव सबसे नाहिल सियासी लीडर हैं। 2014 का इलेक्शन हारे, उनकी लीडरशिप में लड़ा गया था। 2017 का इलेक्शन हारे, उनकी लीडरशिप में लड़ा गया था। 2019 का हारे। 3 चुनाव जो शख्स हार जाता है अपनी पार्टी का, और झोली भर भर कर मुसलमानों ने खैरात के तौर पर वोट दिया, तब भी बीजेपी जीत गई। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को यह सोचना है, और सोच रहे हैं कि हमारे वोट की वैल्यू क्या है।
आपके वोट की वैल्यू उस वक्त होगी जब आप अपने एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप को बनाएंगे, आपकी वोट की वैल्यू जब भी बढ़ेगी। वरना तो आज आप देखिए, इनको तो क्या इनकी इज्जत है। आप अपने घर को किसी को नेता को बुलाते हैं सहारनपुर से, उसको जलील करके भिजा देते हैं आप। और यह हैरत की बात देखिए सौरभ साहब, अब मजाक देखिए, समाजवाद की बात करते हैं, जहां आजमगढ़ से एमपी है वहां पर एक विधानसभा में इनके पार्टी का कैंडिडेट पिताजी है और बीजेपी की तरफ से बेटा है। क्या है मजाक है भाई। और फिर बदायूं के एमपी बीजेपी में और पिताजी समाजवादी में, बदायूं के एक्स एमपी की बहन बीजेपी की जिला परिषद चेयरमैन, और आप हम पर उंगलियां उठाते हैं, हमको दर्ज देते सेक्युलरिज्म का। अरे कभी अपने गिरबान में झांक कर देखो कि तुम में कितनी हिपोक्रेसी है। किसको, अरे बिल्ली जब दूध पीते समझती दुनिया नहीं देख रही है, देख रही है दुनिया, देख रही है दुनिया। आप जो मुख्यमंत्री थे, अगर आप योगी आदित्यनाथ के खिलाफ केस सैंक्शन कर देते तो केस चलता उनके ऊपर, आप नहीं किए, नहीं किया आपने, डेलिबरेटली नहीं किया। नहीं, जो भी हो, ये बात आप समझाते हैं, खास तौर पर मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी को, वो हम सुनते हैं। लेकिन मैं जैसा मैंने कहा, परसेप्शन फिलहाल चुनाव में ये है कि मुसलमान अखिलेश के साथ जा रहे हैं। ये ऐसा जो चुनाव के जानने वाले लोग हैं उनका नहीं, कोई परसेप्शन नहीं है। जो नौजवान है वो बेदार हो चुका है, वो समझ चुका है कि ये सिर्फ वोट लेते हैं, उसके बाद अपनी फैमिली की राजनीति करते हैं। मैं जहां से बात शुरू की थी, अखिलेश यादव, खराब ये लगता है कि अखिलेश यादव अगर जिन्ना कहें, इन्वोक करें, या वो पाकिस्तान कहें कि पाकिस्तान से तो केवल राजनीतिक दुश्मनी है हमारी, पाकिस्तान वरना हमारा दुश्मन नहीं है, तो इससे मुस्लिम वोट मिल जाएगा। मुस्लिम वोट को एसोसिएट कर देना कि मैं जिन्ना का नाम लूंगा मुस्लिम वोटर, देखिए, मैं पाकिस्तान का नाम लूंगा तो वो मेरे लिए सॉफ्ट हो जाएगा, ये सबसे खराब लगता है। बिल्कुल सही कहा आपने। यानी आप हमारी वफादारी पर शक कर रहे हैं, हमारी मोहब्बत से, सरजमीन से मोहब्बत पर आप शक कर रहे हैं। और दूसरी क्या है कि आप अपनी जहालत को दिखा रहे हैं। आप अपनी बता रहे हैं कि आपके दिमाग में कोई चीज है ही नहीं मुसलमानों के ताल्लुक से। अगर आप मुसलमानों के ताल्लुक से पॉजिटिव अप्रोच हो तो आप बोलते हैं कि मैं स्कूल खोलूंगा, मैं जो जेल में लोग हैं उनको रिहा कराऊंगा। आप कहते हैं कि जो CAA में लोग मारे गए उनके खिलाफ FIR नहीं हुआ, हम इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। आप ये कहते हैं कि अस्पताल खोलेंगे। आप उनकी डेवलपमेंट की, कुरैश बिरादरी की आप बोलते हैं कि मैं, आपने 5 साल में स्लॉटर हाउस का परमिशन दिया, अब दूंगा मैं। आप अंसारी बिरादरी के पावरलूम को अच्छा करने की बात करते हैं, आप कुछ नहीं करते, आप सिर्फ पाकिस्तान कहते हैं। मुझे क्या करना है पाकिस्तान से? हमारे बुजुर्गों ने तो उसको ठुकरा दिया, उनके पैगाम को, हमको मतलब ही नहीं है, मगर आप बोले जाते हैं। मगर यह आपकी सोच है कि मुसलमान आपका गुलाम है और जो चाहे आप बोलेंगे वो करेगा। अब ऐसा नहीं होने वाला है। यह कोई इनकी बात को आंख बंद करके वोट देने वाला नहीं है। अभी मैंने आपका एक स्टेटमेंट एक इंटरव्यू में सुना था, उसमें तो आपने अंग्रेजी में एक्सप्लेन किया था, यहां हिंदी में कर दीजिए। आपने एक सवाल के जवाब में कहा कि मैं देशभक्त हूं, राष्ट्रवादी नहीं हूं। तो राष्ट्रवादी होना कोई गलत बात है? देखिए, पेट्रियट होना जरूरी है। पेट्रियट होना जरूरी। पेट्रियट जो होता है, जो स्कॉलर्स ने समझा है, वो पेट्रियट होता है कि अगर कोई सरकार, जैसा बीजेपी की सरकार, अगर कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करती है तो देश के हित में वो बीजेपी क्रिटिसाइज करेगा। और ये जो हिंदू नेशनलिस्ट, जो प्रधानमंत्री खुद कहा इंटरव्यू में, एक रॉयटर्स के इंटरव्यू में, मैं हिंदू नेशनलिस्ट हूं, तो इनके भक्तों को लगता है कि मोदी जी भगवान है, कोई गलती कर ही नहीं सकते, चाहे वो कुछ भी करें। 3 किसानों का कानून बनाया, अच्छा किया, अंधे बनकर तायीद किए, और उसका नतीजा देख लिया, क्या वापस लेना पड़ा। तो ये फर्क है उसमें। नहीं, हिंदू नेशनलिस्ट के साथ चलिए एक धर्म जुड़ गया, तो कह रहा हूं नेशनलिस्ट कोई अपने आप को कहे, नहीं, मैं क्या खराबी है? बिल्कुल, मैं आपने फर्क किया दोनों में। मैं इंडियन नेशनलिज्म को मानता था, मानता रहूंगा, मगर सबसे ज्यादा आज इस देश को जरूरत है कि हम पेट्रियट बने। पेट्रियट जब आप बनेंगे तो हमेशा देश के बारे में सोचेंगे। और अगर ओवैसी भी गलती करेगा, या मोदी गलती करेगा, या फिर योगी करेगा, या अखिलेश करेंगे, तो आप क्रिटिसाइज करेंगे। आप अंधों की तरह आंखें बंद कर लेंगे, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो ही नहीं सकता, हम नहीं मानते। ये फर्क है दोनों में। अब ये जो 80-20 वाली बात चली है, आपको लग रहा है कि इलेक्शन पोलराइज हो गया, ध्रुवीकरण हो गया? ये झूठ, ये योगी आदित्यनाथ ने नरेंद्र मोदी को झूठा साबित कर दिया कहकर, बिल्कुल झूठा साबित कर दिया। वो कह रहे हैं कि मोदी जी झूठे हैं और मैं सच्चा हूं। कैसे? कैसे? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कहां गया? आपको 20% पे भरोसा नहीं है, उनका विकास नहीं करेंगे, उनका विश्वास नहीं लेंगे, उनका साथ नहीं लेंगे। तो मोदी ने योगी को झूठा साबित कर दिया, यह कहकर। वो कहते हैं हमने कब कहा कि 20% में किसी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, मुसलमान की बात कर रहे हैं। ये तो उसको डॉग विजिल पॉलिटिक्स कहते हैं ना। आप अब्बाजी किसने कहा? आप ही ने तो कहा ना असेंबली में। आप ही ने कहा कि जिनको राशन बांग्लादेश चला जाता था, यहां चला जाता था, आप ही ने कहा, मैंने नहीं कहा। ये
आप 80-20 की मिसाल दे रहे हैं। यह बता दो कि जब तुम मुख्यमंत्री बने उस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट रेट यूपी में 2.4 था, 4.9 हो चुका है। यह बता दो कि ग्रेजुएट जो अनएम्प्लॉयड है 51% है, जो टेक्निकल डिग्री है वो 61% है, डिप्लोमा होल्डर्स 46% है। आपने क्या किया? ग्रोथ रेट क्या है यूपी का, क्यों गिर गया? पर कैपिटा इनकम क्यों गिर गया? इस पर योगी बात नहीं करेंगे क्योंकि उनको समझ में नहीं आता सब चीजें। उनको सिर्फ पाकिस्तान, हिंदुत्व, अब्बाजी, जिना, इसमें एक्सपर्ट हैं। ये बात ही नहीं करेंगे ना इन चीजों के ऊपर। आपने आगरा और कानपुर के दलित मुसलमान को बेरोजगार कर दिया इन गौरक्षकों को इनसे पिटवा कर। आपने वो तमाम, देखिए 65% बीफ एक्सपोर्ट होता है पूरे देश में यूपी से, मगर आप दुकान खोलने नहीं देते, बफलो की दुकान खोलने नहीं देते। आपने तो एक सिस्टमैटिक तरीके से इकोनॉमिक बोझ सब पे डाल दिया और लोग देख रहे हैं। अरे हर जगह पर रातों में खेतों में जाइए, हम गाड़ी में सफर करते हैं, हम तो हेलीकॉप्टर नहीं मिलता हमको, गाड़ी में सफर किए 11,000 किलोमीटर, हर रात में खेत के पास जाइए लाइट पड़ती है आपके ऊपर। कौन कोई जानवर तो नहीं आएगा खेत खाने के लिए? योगी को ठहरना चाहिए ना, कहां गया चौकीदार? ये वो कह रहे हैं हमने स्कीमें चलाई होगी और ये अरे भाई चौकीदार कहां गया? चौकीदार दिल्ली में सो रहा है, उनका शागिर्द यहां सो रहा है और किसान जो खेत में लाइट मार कर देख रहा है कि मेरी खेत में साफ ना हो जाए। आपने बड़ी चौकीदारी की, जानवरों को छोड़ दिया पूरा आपने। कोई किसान नहीं सोता खेत में अपने, आज उत्तर प्रदेश में जाकर देख लीजिए आप कि मेरी फसल ना खा जाए सुबह तक। ये मसले हैं उत्तर प्रदेश, ये मुद्दा है। लेकिन इसके सवाल के जवाब में सीधा सवाल आता है, तो क्या गाय काटने लगे? क्या गौवंश को काटने बिल्कुल लगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब कानून बनाया गया है, कानून का इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। मगर आप कैसे उस कुरैश बरादरी के लोगों को दुकान खोलने नहीं देंगे, बफलो काटने नहीं देंगे? देखिए हिपोक्रेसी, देखिए डबल स्टैंडर्ड। देखिए 65% जो देश से बीफ एक्सपोर्ट होता है वो यूपी से जाता है, फिर महाराष्ट्र और दूसरे स्टेट में आता है। अभी आप कह रहे हैं इतने जानवर खुले घूम रहे हैं, तो फिर कट कौन से जानवर रहे? ये कौन सा एक्सपोर्ट हो रहा है फिर? बफलो कर रहे हैं आप। हम तो कह रहे हैं ना, बफलो का लाइसेंस दे दो स्लॉटर हाउस का। ना अखिलेश ने 5 साल में स्लॉटर हाउस का लाइसेंस दिया, ना इन्होंने दिया। दीजिए ना आप। जब आप एक्सपोर्ट करके देश को डॉलर लाने में खुश हैं आप, तो भाई उन करोड़पतियों को फायदा कराएंगे, गरीब को नहीं फायदा पहुंचाएंगे जो दिन में शायद 1,000-1,500 रुपए काम करके अपना घर गुजार ले। अच्छा, अभी जो 80-20 वाली बात हम कर रहे थे, योगी आदित्यनाथ ये बार बार कहते हैं, और इस बात को तो वो खुलकर कहते हैं जब वो अब्बा जान, चाचा जान, ये सब बातें, कि भाई ये वो लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों पर, राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी। किसके लिए? मस्जिद बचाने के लिए मुलायम सिंह यादव ने गोली चलवाई थी, ये मत भूलना। ये वो लोग हैं जिन्होंने मुजफ्फरनगर दंगों में जो कल्प्रिट्स थे मुसलमान लड़के, उनको छुड़वाया था, ये बात मत भूलना। तो ठीक है, ये उनकी पॉलिटिक्स है। 73 केसेस मुजफ्फरनगर के योगी सरकार ने वापस लिए, सुप्रीम कोर्ट में कहा गया। क्यों वापस लिए आप? क्या आपने सुना था कि देश का एक मुख्यमंत्री अपने खिलाफ केस को वापस लेता है? उन्होंने लिया। उन्होंने डिनाई किया इसको, लिया अभी एक इंटरव्यू में डिनाई किया और ये कहा कि मैंने कोई केस नहीं वापस लिया, बल्कि मुझे सजेस्ट किया गया था कि हम ये केस मुकदमे ले सकते हैं वापस। मैंने कहा अदालती तरीके से करो। ये कोर्ट में केस गया है और कोर्ट सुनवाई करेगा उसकी। उन्होंने विड्रॉ किया मगर कोर्ट में किसी ने डाल दिया है। कोई सिटीजन ने जिसको रूल ऑफ लॉ से मोहब्बत है, केस डाला है। अब आप ये बताइए कि बाबरी मस्जिद के क्रिमिनल केस का जजमेंट आ गया, यह सरकार अपील नहीं करेगी उसके खिलाफ? मैं पूछना चाह रहा हूं कि फिर मस्जिद को किसने तोड़ा? किसी ने नहीं तोड़ा, आसमान से लोग आए थे। आप अपील नहीं करेंगे? आप अगर भारत के संविधान पर ओथ लिए हैं, रूल ऑफ लॉ के लिए, अगर आप देश के प्रधानमंत्री हैं, सबके हैं, तो आपको अपील करना चाहिए था ना। अफसोस की बात यह है कि आप अपील नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि आपकी आइडियोलॉजी देश के संविधान पर गालिब हो चुकी है। आपको संविधान से मतलब नहीं, आपको अपनी आइडियोलॉजी से मतलब है। आप अपील भी नहीं करते उसको। यह हुकूमत है, यह सरकार है, मोदी सरकार। 6 दिसंबर 1992 को जो सुप्रीम कोर्ट को वादा देकर जो तमाशा किया गया, क्रिमिनल ट्रायल में अपील तो कर देते। अपील का मौका है, हाईकोर्ट जाते, नहीं करते। सीबीआई आपके मातहत। मेरे शहर में मक्का मस्जिद में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, अपील नहीं करते आप। समझौता ट्रेन ब्लास्ट का जजमेंट आया, अपील नहीं करते आप। किसके फिर आप कौन सी रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री कहते सबका साथ सबका विकास। कहां का सबका साथ सबका विकास? आप ही के मंत्रालय में सोशल जस्टिस की मिनिस्ट्री ने सिर्फ 11% बजट स्पेंड किया। आपके पास मदरसा मॉडर्नाइजेशन है, 5 साल से आपने तनख्वाह नहीं दी। मैं पार्लियामेंट में क्वेश्चन डाला तो मुख्तार अब्बास नकवी ने पार्लियामेंट को कहा कि हम देंगे, अब तक नहीं दिया गया पैसा। आप बुलाइए किसी मदरसे के टीचर को जिसमें पंडित लोग हिंदी पढ़ाते हैं,
फिजिक्स, साइंस, मैथ्स पढ़ाते हैं, 5 साल से तनख्वाह नहीं है। आप कौन सी बात कर रहे हैं? और ऊपर से ये धर्म संसद की बातें, ऊपर से गौरक्षक। आप बताइए माहौल क्या बनाया जा रहा है, क्या पैगाम दिया जा रहा है भारत के ताल्लुक से? पहले चरण में चुनाव चूंकि वेस्टर्न यूपी में है, वहां अभी आप काफी घूम रहे हैं, वर्चुअल रैली भी करते हैं। वेस्टर्न यूपी के चुनाव में भी मुस्लिम वोट बहुत अहमियत रखने वाला है और वहां के चुनाव के बारे में भी कहा जा रहा है कि कोशिशें दोनों तरफ से हैं कि ये चुनाव जो है वो आरएलडी और सपा चाहते हैं कि ये जात पर हो जाए या किसान पर हो जाए, और बीजेपी चाहती है हिंदू मुसलमान पे हो जाए। नहीं नहीं, दोनों भी तो वही कर रहे हैं ना। मुजफ्फरनगर से एक मुसलमान को टिकट नहीं दिया सपा आरएलडी ने, एक को भी नहीं दिया। ये देख, कंपटीशन अखिलेश और योगी में यह है कि हम दोनों लड़ेंगे कि मोदी से बड़ा हिंदू कौन है। वही तो लड़ रहे हैं। कल अखिलेश से किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा कि आपने मुसलमानों को टिकट कम दिया, तो अखिलेश ने क्या जवाब दिया मालूम सौरभ साहब? गंगा जमुनी तहजीब। अब ये गंगा जमुनी तहजीब तो हमको तुम डुबा दोगे क्या? आपके पार्टी में जो मुसलमान नेता बरसों से काम कर रहे हैं, आप उनको घर में बिठा दोगे गंगा जमुनी के नाम पर, मुशायरा करा दो उनके लिए, है? गंगा जमुनी तहजीब को हम प्रमोट करते हैं। अरे कौन सी गंगा जमुनी तहजीब है? नहीं, आप तो उल्टी बात बता रहे हैं। एक बार मेरे साथ एक प्रोग्राम में उनके कोई प्रवक्ता थे, वो तो उनकी लिस्ट आई तो हमने लिस्ट टीवी पे दिखाई, वो इस बात पे नाराज हो गए कि आपने ये सारे मुसलमान जो कैंडिडेट उतारे हैं यही गिन के क्यों बताएं? ये मुसलमान कैंडिडेट ही क्यों बता रहे हैं? कल की अखिलेश की जैन साहब के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आप देख लीजिए। ये सवाल मीडिया के लोगों ने किया तो बोले नहीं नहीं, गंगा जमुनी तहजीब है। कौन सी गंगा जमुनी तहजीब है कि आप वोट लेंगे और राज अपना करेंगे? नहीं तो यही तो जो मैं आपको पहले कह रहा था, उनको यकीन है ना कि मुस्लिम वोट तो मेरे साथ है ही। अब वो यकीन ये टूटेगा, इनके दिमाग में जो ये महल है वो टूटेगा। वो यूथ जो मुसलमान है वो जान चुका है कि ये सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, डराते हैं और हमारा वोट हासिल करते हैं, उसके बाद हमको भूल जाते हैं। अब ये नहीं होने वाला है। आप देखेंगे इस चुनाव के बाद बहुत बड़ी तब्दीलियां पैदा होंगी, खास तौर से अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज में। हमारे सीनियर कॉलीग सचिन साहिब जी कुछ पूछते हैं आपसे। ओवैसी साहब, ये योगी आदित्यनाथ ने उनके ऑफिस की तरफ से एक ट्वीट किया गया था आपके ट्वीट के जवाब में, और आपके भाई के बयान का हवाला दिया गया था और लिखा गया था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने की बात करने वालों, ये जान लो ये नया उत्तर प्रदेश है जहां दंगाइयों की संपत्तियां कुर्क होती हैं, वो बाद में तख्ती डालकर घूमते हैं कि हम सुधर गए। तो इस पे आप क्या? योगी आदित्यनाथ झूठे हैं। इस पे आप ये झूठ, मैं कह रहा हूं झूठे हैं। क्यों बोलता हूं आपको? टेनी गाड़ी, मंत्री की गाड़ी, बेटा मंत्री का, 4 किसान मर जाते हैं, घर तोड़ा उन्होंने। जाओ तोड़ो, टेनी का घर तोड़ो, बुलडोजर लगाओ। नहीं तोड़ेंगे क्योंकि ब्राह्मण वोट चाहिए उनको, नहीं तोड़ेंगे। बात आप देखकर करते हैं। अरे टेनी का घर तोड़ो ना जाकर, कौन रोका आपको तोड़ने से? आप मुख्यमंत्री हैं। ये सब दिखावे की बातें हैं सर, इन पे भरोसा मत करिए। और सुनिए, सीधी चेतावनी थी। अरे सर देखिए, मैं तूफानों में जिंदगी गुजारता हूं, रोज मुझे धमकियां दी जाती है मारने की, तेरी गर्दन काट देंगे। एक केस नहीं बुक होता। मेरे घर पर दिल्ली में जाकर तोड़फोड़ की जाती है। मेरे 40 साल का मेरा काम करने वाला राजू को पीटा जाता है 70 साल के, और मेरे घर के बाजू इलेक्शन कमीशन, मेरे घर के सामने दिल्ली का पुलिस हेडक्वार्टर। आप समझ रहे हैं ना? तो ये तो हमको चेतावनी हमको ही देते हैं। टेनी को दीजिए चेतावनी, बोलेंगे उनके ऊपर कुछ? नहीं बोल सकेंगे। सिर्फ हमको ही डराना चाहते हैं, हम नहीं डरेंगे क्योंकि संविधान के लिहाज से सब बराबर हैं। आप आंखें दिखाएंगे, आप जबान से, कोई डरने की बात नहीं है, देश सबका है। आप मुख्यमंत्री आज हैं, कल नहीं रहेंगे, कल नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह। नहीं, वो आपने लिखा था ना कि बाबा, बुआ और बबुआ का बाय बाय होने वाला है। बाय बाय होगा। उन्होंने कहा ये हाय बाय तक ही रहना, इससे ज्यादा नहीं। क्यों, क्या करेंगे? वो लिखा ना नहीं, क्या करेंगे? अरे तुम क्या करोगे? तुमको जनता ने इलेक्ट किया, तुम कोई देश में बादशाही नहीं है, देश में लोकशाही है। बड़े बड़े लोग आए चले गए, मैं भी आऊंगा, मैं भी चला जाऊंगा, मगर ये डराने की बात, धमकी की बात, एक मुख्यमंत्री रहकर आप डराना चाहते हैं। आप समझ मेरे पास ताकत है। अरे कौन डरेगा भाई? हम सिवा अल्लाह की से डरने वाले नहीं है। तो मतलब आपकी तकरीरों में वो तलखी ऐसी बरकरार रहेगी? तो आपको देखिए, तलखी नजर आ रही है, सच्चाई नजर आ रही है। अगर आप सच्चाई को नहीं कबूल करना चाह रहे तो आप तलखी कह सकते हैं। ये सच्चाई की बात कर रहा हूं, दलाइल और एम्पिरिकल डेटा पे बात कर रहा हूं, संविधान को सामने रखकर बात कर रहा हूं।
वैसी कोई तलखी, अगर कोई क्या तलखी है इसमें? किसी के मजहब के खिलाफ तो नहीं बोला, ना कभी बोलूंगा इंशाल्लाह मैं। नहीं, वो बुलडोजर जब कहते हैं, चले आपकी कॉन्टेक्स्ट तो पॉलिटिकल, वो नहीं सही है, वो सच है, लेकिन जब वो बुलडोजर कहते हैं तो वो उनका एक बड़ा चुनावी प्लैंक है कि मैंने कानून व्यवस्था दुरुस्त की है, मैंने अपराधियों को जेल में डाला है। 2019 का एनसीआरबी का डेटा है कि उत्तर प्रदेश में 5000 कम्युनल इंसिडेंट्स हुए। वो कहते हैं एक दंगा नहीं हुआ। अरे एनसीआरबी अमित शाह के अंदर आती ना, मेरे अंदर तो नहीं आती ना। 2019 का डेटा कह रहा हूं, बोल दीजिए झूठा है वो भी, एनसीआरबी का डेटा कह रहा है। बताइए आप उस पर क्या बोलेंगे आप? हाथरस, अच्छा अमित शाह हाथरस से क्यों नहीं शुरू करते कैंपेन अपना? योगी लखीमपुर से शुरू कर देते, बहुत अच्छा होता। और प्रधानमंत्री उन घर पर चले आते जहां जिन लोगों की लाशें गंगा में तीर रही थी कोविड में। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हो जाता। नहीं, उन्होंने कैराना से किया जहां से पलायन हुआ था। बिल्कुल कैराना से ही करेंगे ना, लखीमपुर खीरी से, हाथरस से, और वो गंगा पर जो लाशें तीर रही थी उन बेबसों की, किसी के मां की, किसी के पिता की, किसी के भाई की, उनके घर को नहीं जाएंगे, वहां से करेंगे। अरे कम से कम रात में अमित शाह चले जाएं वो किसानों के पास, 10 बजे से पहले चले जाएं, कैंपेन 10 बजे तक कर सकते। जाकर देखिए किसान क्या कर रहा है, अपनी खेत को बचा रहा है। देश के होम मिनिस्टर जाके बोले आज तू सो जा प्यारे, मैं हिफाजत करूंगा। देख लीजिए सुबह तक क्या होता है। अभी आप कोविड की बात कह रहे थे, वो बार बार ये कहते हैं कि जब कोविड का सबसे बुरा दौर चल रहा था, इनमें से जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, कोई था इनका, कोई वर्कर था? सरकार आपकी है, मेरी है। वो कह रहे हैं हम तो थे। अरे कहां थे? झूठ बोल रहे हैं। अगर आप होते तो लाखों लोग नहीं मरते उत्तर प्रदेश में, हजारों लोगों की लाशें पानी पर नहीं तीरती, ऑक्सीजन के लिए कोई सिसक सिकक कर नहीं मरता, दवाओं के लिए कोई तड़पता नहीं। आप तो थे ही नहीं ना। आप तो यतीम और लाचार, और लोगों को बोले कि भैया अब आप राम भरोसे। ये मैंने नहीं कहा, इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, ये बेंच से ऑब्जर्वेशन है। अगर हम कहते तो बोले आप राजनीति कर रहे हैं, ये ऑब्जर्वेशन है। आप तो नजर ही नहीं आई कहीं पर। हमारे सहयोगी पवन, उनके पास एक सवाल है। ओवैसी साहब, आप अक्सर बात करते हैं कि इतने परसेंट मुसलमानों की हालत ये है, इतने परसेंट मुसलमानों की हालत ये है। जब कोई पार्टी एक इलाके से निकल के बाकी इलाके में जाती है तो एविडेंस देती है। तो आपकी बातों में मुसलमान मुसलमान तो सुनाई देता है, लेकिन हैदराबाद में आपने एजुकेशन को लेके क्या किया? अरविंद केजरीवाल अगर पंजाब जाते तो बोलते मैंने दिल्ली में ये बिजली फ्री की, पानी फ्री किया। आप सिर्फ मुसलमान के आसपास, अगर वो हिंदू कर रहे हैं तो क्या आप मुसलमान कर रहे हैं? नहीं, आपका शुक्रिया कि आप मुझे तेलंगाना का मुख्यमंत्री समझते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आपकी सोच, आपकी दिमाग की मैं सलाम करता हूं। अब सुनिए, नहीं मुख्यमंत्री के दोस्त तो हैं। हाँ, नहीं सुनिए सर आपका, अरे सुन तो, अरे देखिए, अब आप यहाँ जाइए, बहस कर लीजिए, आ जाइए आप बीजेपी के पैनल में आ जाइए। अब आप सुनिए, हम आपसे क्या कह रहे हैं? मैं, आपने मुझे बीजेपी नहीं, मैं आपको बीच में आ जाने के लिए कह रहा हूं, यहां पर है ही नहीं ना, आप सुनिए। अब आप सुनिए हमने क्या किया। हमने तेलंगाना के हमारे चीफ मिनिस्टर से मिलकर, उनसे बात करके, रिप्रेजेंट करके, देश में किसी भी स्टेट में यह काम नहीं हुआ जो हमने किया। 6th क्लास से 12th क्लास तक तेलंगाना में हमने रेजिडेंशियल स्कूल खुलवाए सरकार के, जहां पर बोर्डिंग, लॉजिंग, खाना, कपड़ा सब फ्री है और बेहतरीन स्कूल है। 60,000 मुसलमान बच्चे और बच्चियां उसमें पढ़ रहे हैं। आप अपने इंडिया टीवी के करस्पॉन्डेंट को, राघवन को बेंगलुरु से भिजाइए मेरे साथ, मैं दिखा दूंगा, 60,000 गिना दूंगा। हमने क्या किया बताता हूं आपको। हमने 1984 में जब एनटी रामाराव हटे और हमारी ताईद को भास्कर ने हासिल किया, तो हमने कहा पैसे मत दीजिए, हमको आर्टिकल 30 संविधान के तहत मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने दीजिए। हमने आज मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज खोला वहां पर। हम वहां पर एमबीए, एमसीए, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, स्कूल ऑफ नर्सिंग, स्कूल ऑफ फार्मेसी, और हर साल हम लोग जो तेलंगाना के गवर्नमेंट के उर्दू मीडियम के स्कूल्स हैं, उसमें हम लोग करीब 2000 ऑल इन वन किट देते हैं, उनकी एसएससी की एग्जाम की फीस देते हैं, जो बच्चे अच्छा पास होते हैं उनको कैश अवार्ड देते हैं। ये काम है सर, आप सिर्फ तल्ख गुफ्तगू को मत दिखिए। कभी आइए हैदराबाद को, हम आपको अपना मेहमान बनाएंगे और देख लीजिए, उसके बाद ये जो भी सवाल करना है करिए आप। अरे हम बताते हैं ना, मगर आपको जो टीआरपी के लिहाज से जो अच्छा नजर आता है वही उठा लेते हैं आप लोग।
तो उसमें क्या कर सकता हूं? नहीं, हैदराबाद में आपने आपके परिवार ने, आपकी पार्टी ने काफी काम किया है, ये बात सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये एक शिकायत एक जाने माने शख्स है, मैं यहाँ है नहीं इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा, एक मुस्लिम स्कॉलर हैं, उन्होंने कहा ओवैसी साहब ने सीए की इतनी बात की, हर जगह जाकर, दिल्ली में की, यूपी में की, सब जगह की, लेकिन हैदराबाद में एक प्रोटेस्ट ओवैसी साहब ने लीड किया सीए के खिलाफ। अरे बिल्कुल अहमक है, इन्हें देखते नहीं है, आंख के अंधे हैं और कट्टर समाजवादी होंगे क्योंकि आंख पड़ जाता है लोगों के, वही होंगे। भैया तुझ पे जवानी कुर्बान, अरे क्यों कुर्बान करेंगे? है हमने मुशायरा कराया, 40,000 लोग थे सीरे, जिसमें हमारे राहत इंदौरी साहब का, बल्कि उनके इंतकाल से पहले बीमारी की हालत में राहत इंदौरी आए, मंजर भोपाली आए, वो जो आमिर लड़का था जिसने कहा जाएगा सब याद रखा जाएगा, हमने प्रोटेस्ट मीटिंग्स कराए, तिरंगा रैली हमने निकाला, 1 लाख से ज्यादा लोग थे। दिखता नहीं है क्या इनको? देखिए, जब इंसान के दिमाग पर किसी की मोहब्बत गालिब आ जाती है ना, तो बस उसी में दीवाना होता है। अब बीजेपी वाले कहते हैं कि नून नहीं नून खाएंगे, फुला जिताएंगे, ये भैया तुझ पे जवानी कुर्बान। अरे कहां की जवानी, किधर की जवानी? तेरी जवानी तो तेरे बाप की जवानी बर्बाद हो गई, तेरे दादा की जवानी बर्बाद हो गई। अब ओवैसी आकर कहेगा बेटा जवानी को बचा ले ताकि तेरे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो। आपने नारा दिया, मैंने सुना आपकी कल की एक स्पीच में, नून रोटी नहीं खाएंगे, दरी नहीं बिछाएंगे, हाँ, मजलिस को जिताएंगे, पतंग को जिताएंगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, होगा ये इंशाल्लाह, यही तो हम कह रहे हैं। अखिलेश यादव सिर्फ दरी बिछाओ बेटा, गंगा जमुनी की बात कर देते हैं। अच्छा, आप उस सवाल का जवाब ढूंढ पाए कि आप किसकी बी टीम है? देखिए, मैं अब बढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह A+ हो चुका हूं, मेरी तरक्की हुई, मैं अपने आप को A+ कर लिया हूं। मुझे भी इतना तो तौहीन मत करिए मेरी। नहीं भाई, क्योंकि सोशल मीडिया पर मंगाया तो उसमें ऊपर सबसे पहले यही किसी ने लिखा है कि अरे ये तो बीजेपी की बी टीम है। ना मैं A+, नहीं, इन्हें इनसे मैं कह रहा हूं कि भैया उसको A+ कर लीजिए, लिख लीजिए, कोई बात नहीं। कह रहा अरे नहीं, बीजेपी के आदमी है, बीएसपी और ये दोनों। हाँ, बिल्कुल सही है कि देश के जब 2019 का लोकसभा का चुनाव हुआ, हम सिर्फ 3 सीट लड़े, जिसमें हैदराबाद में जनता ने बीजेपी को हराया, औरंगाबाद की जनता ने शिवसेना को हराया, और किशनगंज बिहार में हम 3 लाख वोट लिए, कांग्रेस एक ही सीट जीती वहां पर। बाकी पूरे सीट पर मोदी जी 306 जीत गए। हमने जाकर कहा था क्या इन सबको ख्वाब में कि भैया डाल दो वोट मोदी को? है बताइए आप तो बसपा से अलायंस किए, 75% मुसलमानों ने वोट दिया। मैं वही इसीलिए कह रहा हूं उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से कि आपने 75% वोट दिया, बसपा को और सपा को सिर्फ 15 जीते, अखिलेश के पास 5 जीते, बेटे, पिताजी और 3 मुसलमान हैं। फिर कहां गए आपका वोट? मोदी जी क्यों जीते? मेरी वजह जीते, मेरी वजह जीते। नहीं, वो हिंदू वोट की वजह से जीते, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि मैं आपको सलाम करता हूं कि आप एक वाहिद एंकर हैं जिन्होंने सच्चाई को बयान किया। ये तो सब जानते हैं, इसमें तो ऐसी कोई मैं आपको सलाम करता हूं, आपने सही अगर आप, क्योंकि अब ये मैं माफी चाहता हूं कि मुसलमानों का कोई बहुत वोट बीजेपी को मिलता है। मैं माफी चाहता हूं, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, क्या अखिलेश ये बात बोलेंगे कि हमको हिंदू वोट नहीं मिला, हम हार गए? क्या मायावती बोलेगी ये बात? ये क्या जयंत चौधरी बोलेंगे कि मैं नहीं जीता इसलिए कि हमको हिंदू वोट नहीं मिला? नहीं बोलेंगे। मुसलमान को खैदी समझते हैं सर। अफसोस और गम इस बात का है, जिसका वोट नहीं मिला, तुम में इतनी इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी नहीं है कि तुम बोलो। मुलायम सिंह यादव की मैनपुरी मेजॉरिटी कम हो गई, उनका स्ट्रांग वोट क्यों मेजॉरिटी कम हुई? नहीं बोलेंगे। इनको लगता है कि मुसलमान इनका खैदी है, गुलाम है, बस उसी को डराओ और उसके बाद उसको भूल जाओ। इलेक्शन जब आता है ना, तो हमारे मुसलमान कम्युनिटी में बहुत से एजेंट्स हैं, जिसको हिंदी में दल्ले कहते हैं, बोलेंगे जिंदगी मौत का मसला है। हर मुसलमान देखो बेटा, जिंदगी मौत का मसला है, इलेक्शन के बाद रोज मर, रोज कब्रस्तान को दफनाने जाओ, कोई जेल में जाओ, कहीं एनकाउंटर हो जाओ, उसका कोई नहीं भूलेगा, पूछेगा उनके बारे में। यही तो मेरी लड़ाई है। जिंदगी मौत तो रोज की हमारे लिए है, सिर्फ इलेक्शन के वक्त नहीं होती हमारे लिए। यही बात आज मुस्लिम युवा समझ रहा है इस बात को। नहीं, लेकिन अगर बीजेपी हिंदू वोट से जीती है और मुसलमान सारा वोट इनको गया और ये तब भी नहीं जीत पाई, ठीक है। सौरभ, और एक बात करेक्ट कर रहा हूं आप। हाँ, 6% वोट मुस्लिम्स का मिला बीजेपी को 14 में और 6% मिला 19 में। ये वाहिद कम्युनिटी है या कास्ट है जिसका वोट प्रोपोर्शनेट बीजेपी किसी से नहीं बढ़ा। दूसरे कास्ट और कम्युनिटी का इतना बढ़ा कि 14 में मोदी जी को 33% 34 मिला
19 में आते आते वो 42 हो गया। 6% आप कह रहे हैं मुस्लिम वोट बीजेपी को मिला। मिला। अच्छा, ये एम्पिरिकल डेटा कहता है। नहीं, ये पॉलिटिकल डेटा अक्सर हम दिखाते हैं, हमने भी सर्वे किया, उसमें भी यही फिगर है 5% का। सीएसजीएस का डेटा है, मैं जो कोट कर रहा हूं सीएसजीएस का डेटा है। लेकिन लोगों को लगता है फिर ये वो कैसे मुसलमान है जो बीजेपी को वोट कर देते हैं? जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है। उनको कुछ दिखता होगा ना वहां। आपने सुना स्टॉकहोम सिंड्रोम के बारे में? लोग स्टॉकहोम सिंड्रोम होता है बाद लोगों को, क्या कर सकते हो? मतलब जिसने अगवा कर रखा है, किडनैप कर रखा है, उससे मोहब्बत हो गई। नहीं, स्टॉकहोम सिंड्रोम होता है, यही होता है ना सर, स्टॉकहोम बहुत से लोगों को स्टॉकहोम सिंड्रोम होता है, इलाज करने तो जो मुसलमान बीजेपी को वोट करेगा वो बुज़दिल है। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं स्टॉकहोम सिंड्रोम हो जाता है बाद लोगों को, इलाज करने की जरूरत है। और इंशाल्लाह धर्म संसद के बाद वो वही चला गया। नहीं, वो तो क्योंकि उनको मालूम, देखिए एक बेचारा बोला कि मैं मुसलमान को छोड़कर धर्म छोड़ देता हूं, वही जेल में चला गया बेचारा। और वो तो लग रहा है, सबको दिख रहा है कि भाई खेल क्या है अब ये। नहीं, वो लेकिन जो 5% में ऐसे तो जिसका आप नाम ले रहे हैं वो तो फिर भी जाने माने लोग हैं। डेमोक्रेसी तो 5% में तो बहुत गरीब गुरबा भी आदमी होगा। नहीं, देखिए मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि ये एक वाहिद कम्युनिटी 14 और 19 में उनका वोट नहीं बढ़ा बीजेपी के लिए। यादवों का बढ़ गया, कोई नहीं बोलेगा, भैया नहीं बोलेंगे, फिर भी लोग बोलेंगे भैया तुझ पे जवानी कुर्बान। उनका वोट बढ़ गया, जाटों का बढ़ गया। 90% जाटों ने वोट दिया 2019 में, डेटा है ये, मैं नहीं कह रहा हूं। मगर भाईचारगी होगी, और भाईचारगी कैसी होगी? हसनपुर से आरएसएस के आदमी कैंडिडेट बनेगा, प्रतापगढ़ से जो डीवाईएसपी को उसका नाम आया उस मर्डर में वो बनेगा। मगर सेकुलरिज्म की ठेकेदार आप हैं और हम A+ टीम है। नहीं, इसका उनकी मजबूरी है ये। अगर बीजेपी क्या मजबूरी अगर है? बीजेपी इस यूपी में ये और देश में ये समझाने में कामयाब हो गई कि देश में कांग्रेस ने और यूपी में सपा बसपा कांग्रेस ने तीनों ने मिलकर मुसलमानों का तुष्टीकरण किया, इसलिए हिंदुओं एक हो जाओ। आप कह रहे हैं लोग खुल के नहीं कह रहे, हम तो खुल के कह रहे हैं, ये बात पूरे चुनाव में चल रही है। तो ये परसेप्शन बन गया है अगर, तो मुसलमान का वोट तो चाहिए ना किसी को बीजेपी को हराने के लिए। सौरभ साहब, क्या मुसलमान वोट से बीजेपी जीत रही है या हार रही है? नहीं, मेरा सवाल है क्या मुसलमान के वोट के बगैर सौरभ साहब प्लीज मेरा जवाब सुन लीजिए। दूसरी बात यह है कि लेट अरुण जेटली ने अच्छी बात कही थी गुजरात असेंबली इलेक्शन के खत, कि जब ओरिजिनल है तो क्लोन की क्या जरूरत है। मैं शुरुआत में ही कह दिया था कि लड़ाई योगी और अखिलेश की है कि मोदी से बड़ा हिंदू कौन है। तो फिर आप क्यों बात करते सबका साथ सबका विकास, क्यों बात करते सामाजिक न्याय का, क्यों बात करते सेकुलरिज्म की? आप क्यों धोखा देते भारत के मुसलमानों को? आप क्यों धोखा देते हमारे उन हिंदू भाइयों को जो आज भी गांधी, पटेल और सुभाष चंद्र बोस के आइडियल्स को मानते हैं? आप तो वही काम कर रहे हैं ना, कि आप तो मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स को प्रमोट कर रहे हैं। आप भी तो वही बात कर रहे हैं, फिर फर्क क्या रहेगा? मैंने आपसे कहा मजबूरी, सियासी मजबूरी। कोई मजबूरी नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको, आपने कहा क्या मुसलमान की वजह से बीजेपी जीतती है? बिल्कुल नहीं जीतती। अरे भाई, लेकिन अब सौरभ साहब सुनिए, आप बहस कर रहे हैं, मैं तैयार हूं। 3 इलेक्शन तुम हार गए ना। नहीं, वो ठीक है। तो अरे भाई, सामने वाले की कामयाबी है। अरे 3 इलेक्शन सामने वाले की कामयाबी है भाई। आप 3 इलेक्शन हार गए, 14, 17, 19। यही हिंदुत्व को आपने अडॉप्ट किया था। होश के नाखून लो। अगर मैं आपके स्ट्रांग पॉइंट पर जाकर लड़ूंगा तो आप तो मुझे चारों खाने चित कर देंगे। मेरी कामयाबी ये होगी कि मैं आपको अपने घर से निकालकर मैदान में लाऊं, जहां पर कोई मुद्दा नहीं होगा। किसानों का होगा, युवा के बेरोजगारी का होगा, जीडीपी का होगा, जीएसटी से मीरठ में खैंचियों बनाने वाले बर्बाद हो रहे हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें आप, अगर मैं आपके स्ट्रांग पॉइंट की बात करूंगा तो फिर छक्के चौबे चलेंगे बीजेपी की तरफ से। तैयार हो जाइए। नहीं तो एक तरफ आप कहते हैं कि ये मुसलमानों का नाम क्यों नहीं लेते, फिर आप कहते हैं कि इन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए। तो अखिलेश यादव यही कहते हैं कि मैं किसान की बात करूंगा, बेरोजगारी की बात करूंगा। जब आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो आप कमजोर से शुरू करेंगे ना, या आप ताकतवर से शुरू करेंगे? सामाजिक न्याय की बात करने वाले कब तक धोखा देंगे आप इन लोगों को? कमजोर की बात करिए जो हर एतबार से नीचे बैठा हुआ है। आप उसको सिर्फ दरी बिछाने की बात करते हैं और फिर उसको बोलते हैं बेटा नारा लगा भैया तुझ पे जवानी कुर्बान। उनको मालूम है अगर वो खुलकर मुसलमान करेंगे तो जो हिंदू वोट मिला वो भी नहीं मिलेगा। यही तो हम कह रहे हैं कि मुसलमानों को भी यह बात समझना है और समझेंगे। युवा समझ रहा है आपकी बात को, इसीलिए हम कह रहे हैं कि अपनी इंडिपेंडेंट लीडरशिप बनाओ, भारत के संविधान में और लोकशाही में और अपने एतमाद को मजबूत करो और अपने वोटों से अपने नुमाइंदों को भिजाओ लोकसभा में और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, ताकि कोई तो आपकी बात करे, कोई तो आपके तकलीफ का जिक्र करे, कोई तो आपके बहते आंसुओं को समझे।
कोई आपकी जवानी को बर्बाद होने से बचा ले? कोई नहीं बात करेगा। आप रिकॉर्ड उठाकर देख लिए, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जो 22-23 मुसलमान जीत कर गए, क्या बोला उन्होंने कम्युनिटी के बारे में? तुमने क्या सवाल किया बताओ? एक सवाल नहीं किया। अगर किया तो लेके आओ मीडिया के सामने। कुछ नहीं किया। गूंगे बनकर, अंधे बनकर, बहरे बनकर बैठते हैं वहां पर। एक सवाल आया इससे जुड़ा हुआ, क्योंकि सबको लगा कि ये तो बड़ा नेचुरल अलायंस हो सकता था, तो ये पूछा है आपसे कि आपसे पूछ रहे हैं अमरीश, क्या आपने कभी समाजवादी पार्टी से गठबंधन की कोशिश की, और क्या अगर समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है और उसे आपके साथ की जरूरत पड़ती है तो आप साथ देंगे? देखिए, ये मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं कि हाथ की लकीरें देखकर या आसमान के तारे देखकर, मेरी जन्म कुंडली भी नहीं है कि किसी को बता सकूं। मैं इन चीजों पर भरोसा नहीं करता। मैं इस बात पर भरोसा करता हूं कि मेहनत करो और अल्लाह से दुआ करते रहो और जुस्तजू करो, कामयाबी मिलेगी। अब 10 तारीख के दिन ही सौरभ साहब इसके बाद का फैसला होगा। ये जवाब उत्तर प्रदेश की जनता को देना है। सवाल के पहले इससे वो देगी जवाब ना, कि वो कह रहे हैं कि आपने कोशिश की कि सपा से कोई गठबंधन हो? ना, देखिए, हमसे मीडिया ने पूछा था कि क्या आप अलायंस करेंगे इस चुनाव में, तो हमने कहा कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर हम दूसरों से अलायंस करने के लिए तैयार हैं। अब कोई नहीं करता है तो उनका फैसला है, मगर नहीं करने की वजह अगर कोई ये बताता है कि ओवैसी पे इल्जाम बहुत लगते हैं, जैसा कि अखिलेश ने कहा, तो भैया आप तो मुख्यमंत्री थे, आप पर एक केस नहीं है आपके ऊपर। वही आजम, सुनिए, वो इस इल्जाम की बात नहीं कर रहे थे। वो इल्जाम ये है कि आप एक पोलराइजिंग फिगर हैं, जहां ओवैसी का नाम आ जाता है लोग समझने लगते हैं कि ये मुसलमान खड़ेंगे, हिंदू खड़े। सौरभ साहब, अखिलेश यादव और मोदी जी के पास एक वॉशिंग मशीन है। वो वॉशिंग मशीन ये है कि अगर कोई क्रिमिनल बीजेपी में चला गया तो धुल के निकल के लोकप्रिय नेता हो जाता। अखिलेश के पास एक ऐसी मशीन है कि अगर उनके पास कोई चला गया तो सेकुलरिज्म का ठप्पा ऐ लगा देते हैं आप उसकी जबान पे। वही हो रहा है ना, वही हो रहा है। भाई आजम खां पे 2017 से 19 तक मुकदमा क्यों बुकने हुआ आजम खां पे? योगी मुख्यमंत्री है ना। 19 के बाद पूरे केसेस शुरू हो गए, आजम जेल को चले गए। मैं तो उत्तर पर समाजवादी में जो मुस्लिम नेता है उनसे कह रहा हूं यह बात, सोचो, आप आंख मत बंद करो, सोचो तुम क्या हो रहा है ये। नहीं तो मान लीजिए वो आपके सिंबल पर जीतते तो आप जेल जाने से कैसे बचाएंगे उन्हें? किसके? अगर योगी सरकार फिर से आ गई तो? कौन सी? अगर योगी सरकार आ गई, हाँ। तो आप कह रहे हैं ना कि विंडिक्टिवनेस है, आजम खान के खिलाफ मुकदमे चुनाव से पहले लगा दिए, तो आप अपने कैंडिडेट को कैसे बचाएंगे? मैं ये कह रहा हूं 17 और 19 दरमियान क्यों नहीं लगा, ये कह रहा हूं। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है सौरभ साहब, इस पे हम ऑफ द रिकॉर्ड बात करेंगे आपसे, समझाएंगे आपको। चलिए, एक सवाल एक और है कि पूजा ने पूछा आपसे, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने आपका साथ क्यों छोड़ दिया और उनके जाने से आपका कितना नुकसान होगा? मेरा कोई नुकसान नहीं है, मेरा कोई नुकसान नहीं है। मैं क्या नुकसान है? मेरा कोई नुकसान नहीं है। वो खुद कन्वीनर थे, वो सब चले गए, और जो उनके साथ बाबू सिंह कुशवाहा साहब थे, वामन मिश्राम साहब थे, और हमारे भिंड समाज के जो लोग हैं, वो जिम्मेदार कश्यप समाज की जो पार्टी है, वो सब हमारे साथ आ गए। हम लोग भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाए और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बाबू सिंह कुशवाहा इस परिवर्तन मोर्चा के मुख्यमंत्री बनेंगे। माइक दे दीजिए जरा, है आपके पास, प्लीज पूछिए, अपना नाम बता दीजिए। असद साहब, मैं शारिक अब्बासी हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हूं। मेरा सवाल आपसे यह है कि जब 2019 का लोकसभा का रिजल्ट आया तो आपने कहा था कि जब ये बात चर्चा चली कि ईवीएम्स की रिगिंग हो गई थी, तो आपने ये बात कही थी कि इट्स नॉट द ईवीएम्स बट इट्स द माइंड्स व्हिच हैव बीन रिग्ड। तो क्या इसका एंटीडोट कांशीराम साहब की अम्बेडकराइट फिलॉसफी और उनके विजन में है? यकीनन है, मैं मानता हूं उस बात को। मैं मानता हूं कि बल्कि उससे ज्यादा मैं कहूंगा कि आपको अपने पॉलिटिकल अपोनेंट से फर्क दिखाना पड़ेगा। अगर आप भी उन्हीं की तरह उन्हीं के कदमों पर चलना शुरू कर देंगे, उनके कदमों के निशानात पर चलना शुरू कर देंगे, तो फिर फर्क क्या महसूस होगा? आपको तो खुल के बात करना पड़ेगा ना, ये कमजोर है, ये मजलूम है, इससे नाइंसाफी हुई है। आप बोलते नहीं है। भाई हरिद्वार और रायपुर में जो हुआ, क्या आपने कोई स्टेटमेंट सुना किसी बड़े नेताओं के बारे में जो आज अपने आप को सेकुलर का चोला पहनकर बेवकूफ बना रहे हैं पूरे देश की जनता को? नहीं बोला उन्होंने कुछ भी। क्या आपने सुना कि काशगंज में जो बच्चा पुलिस स्टेशन में मर गया, ओपन एक स्टेटमेंट आया? नहीं आया। गोरखपुर के गुप्ता साहब पर आया, वो भी कंडेमनेबल है, मगर उस पर बोलते हैं। भाई आप तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं उन नौजवानों को, उन बच्चों को जो आज 14-15 साल के हैं?
कि तुम्हारी बात नहीं होगी, तुम खामोश हो जाओ, तुम आंख बंद कर लो। कैसा भाई, ये डेमोक्रेसी में घुट घुट के कैसा जिएंगे हम? हमको तो खुल के अपनी बात को रखना चाहिए, जो हमारा फ्रीडम है। ये बात आप इतना खुल के करना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊं, ये जो कोई जेल में किसी को मार दिया, कहीं कोई अपराध हुआ मुसलमान के खिलाफ, उसको सजा नहीं मिली, ये तो बिल्कुल साफ है। कोई भी बोलेगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए और न्याय होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। लेकिन बीजेपी की पॉलिटिक्स या राइट विंग पॉलिटिक्स ये है कि जहां मुसलमान डोमिनेंट हो जाता है वहां दूसरी कम्युनिटीज चैन से नहीं रह पाती। ये लोगों के बीच में बात फैलाई जाती है, वो ये फैलाई जाती है। नहीं, बीजेपी देखिए, बीजेपी इस साजिश में बड़ी कामयाब हो गई है। पूरी दुनिया में माइनॉरिटीज को सेफ्टी और प्रोटेक्शन दिया जाता है। यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशंस हैं, भारत के संविधान में इस बात को रखा गया कि लाइफ इज अ फंडामेंटल राइट। मगर बीजेपी और संघ परिवार ये दिखाती है कि इन मुसलमानों से डर है हमको। अरे भाई, खतरे में कौन है फिर? आप सरकार में है ना 2014 से, आप सही कह रहे हैं। ये जो प्रोपेगेंडा किया गया कि मुसलमान, अच्छा मेजॉरिटी में कहां है मुसलमान? कश्मीर को छोड़कर वहां पर भी आपने यूनियन टेरिटरी बना दिया, उसको कहां है बताइए ना आप। आपकी सरकार है, आप केसेस विड्रॉ कर ले रहे हैं मुजफ्फरनगर के, आपकी सरकार है और उसके बावजूद भी खतरे में है। तो फिर इसका मतलब है कि आपने अपने काम में नाकाम हो गए। फिर वो कैराना पलायन जैसे मामले बताते हैं। अब देखिए, दिखाने को तो कुछ नहीं है ना। हम तो कह रहे हैं कि अमित शाह जी किसी किसान के खेत पर जाकर रात भर चौकीदारी करें, वो उसको बोले कि आज तो सो जा, रात में आराम से हम ठहरते हैं, वो नहीं करेंगे। एक आखिरी सवाल का समय हमारे पास जी, एक मिनट कैमरा आ जाए आप तक। आपका नाम क्या है? ओवैसी साहब, मेरा नाम संपत सारस्वत है, प्रसार भारती में समीक्षक हूं। आपने अभी भागीदारी की बात की, ये राष्ट्रीय स्तर पर आपने बात की, आपने आंकड़े बताए कि आप प्रसार भारती में समीक्षक हूं मैं, अब पैनलिस्ट। तक हमको क्यों नहीं बुलाए भाई दूरदर्शन पर आप? सुनिए, ये क्या बात है? आपको तो बुलाना चाहिए था ना हमको। यही है। अरे आप देखिए, आपको बुलाना चाहिए था हमको। हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, कब तक बीजेपी का ही दिखाएंगे आप? आपने कहा कि व्यापार में हमारी 1.8% भागीदारी है, शिक्षा में 3.5% भागीदारी है। लेकिन आपको पता है कि हिंदुस्तान में कहीं भी किसी भी व्यापार में रजिस्ट्रेशन में धर्म नहीं पूछा जाता है, जाति नहीं पूछी जाती है। किसी भी शिक्षा संस्थान के अंदर, शिक्षण संस्थान के अंदर भी एडमिशन से पहले कभी भी धर्म और जाति नहीं पूछी जाती है। इसके बावजूद अल्पसंख्यक आयोग है, हजारों करोड़ रुपया सालाना जाता है, मदरसा भी है शिक्षा के लिए। फिर इस तरह की बातें करके, धर्म के संबंधित बातें करके, आपको नहीं लग रहा है कहीं ना कहीं आप भ्रमित कर रहे हैं अपना वोट बैंक साधने के लिए? इस पर बात रखिए। राष्ट्रीय स्तर की बात थी, इसलिए मैंने आपसे पूछी। नहीं, अच्छा किया आप, मगर आप गलत सवाल कर रहे हैं। आप जब प्रसार भारती में काम करते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए एनएसएसओ क्या है। मालूम आपको एनएसएसओ का? मालूम क्या है, क्या करता है एनएसएसओ? नहीं, आप नहीं, अरे भाई, आप प्रसार मेरे मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता। हाँ, बैठ जाइए बाप, आप बैठ जाइए बाप, बैठ जाइए, मैं बताता हूँ आपको, मैं समझाता हूँ। बैठिए आप। एनएसएसओ का डेटा तो हम कोट कर रहे हैं आपको, आसमान का डेटा नहीं कोट कर रहे हैं। एनएसएसओ करता है, सेंसस करता है, हाँ, पीएलएफएस का सर्वे है, वो बताता है आपको। सुनिए सर, ये सब डेटा है, इंपेरिकल एविडेंस है, और इसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। जो मुस्लिम के नाम की राजनीति कर रहे हैं उन नेताओं को आप कहिए कि आप पब्लिक को जागरूक करिए, कि आप पढ़िए, आप व्यापार करिए, दूसरी व्यवस्थाओं में ना जाइए। आप नेताओं से कहिए। सुनिए मेरे दोस्त, आपने मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम में 5 साल में एक पैसा नहीं दिया आपने, योगी सरकार ने। क्यों नहीं दिया आपने? नहीं तो इस मुद्दे को उठाइए। अरे उठाए ना, मुस्लिम क्यों कर रहे हैं? उठाए ना। आप नहीं सुन रहे क्या? जब से आप भी कह रहे हैं कि भैया नून नहीं खाएंगे और उनको जिताएंगे, वही लग रहा है हमको। आप नहीं, यही तो हम बात कर रहे हैं। नहीं ओवैसी साहब, सवाल, उनका सवाल ये है। सर देखिए, डेटा जब आता है ना, तो डेटा दलित की भी बात करता है, ओबीसी की भी बात करता है, दलित आदिवासी की बात करता है, अपर कास्ट हिंदूज की बात करता है। डेटा आता है ना, मैं मना नहीं कर रहा हूं। अच्छा, ये डेटा कहां से आता है? गवर्नमेंट से आता है। मैं पढ़ाई की बात करता हूं। अगर कोई पढ़ता नहीं है उसको, अच्छा स्कूल, आप कितने स्कूल खोले बताइए? सुनिए तो, बात सुनिए सर। अच्छा, अभी आप बोलते हैं कि सबसे ज्यादा शिक्षित मुसलमान है। आपने 5 साल में उत्तर प्रदेश में मुस्लिम बाहुल इलाकों में कितने स्कूल खोले? आपने उससे ज्यादा पुलिस स्टेशन खोल दिए, आपने उससे ज्यादा शराब की दुकानें खोल दी। स्कूल क्यों नहीं खोलते आप? नहीं, कौन रोक रहा है? मुस्लिम इलाकों में देश में स्कूलों की कमी है। ये आपको जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की पहली रिपोर्ट आई थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा
कि जिस तरह स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्रिएट किए जाते हैं उसी तरह मुसलमानों में स्पेशल एजुकेशन जोन क्रिएट करने चाहिए। पढ़ते नहीं है ना ये लोग। सर, मैं एक ऐसे शहर में पैदा हुआ हूं जहां पर मुसलमानों की आबादी काफी है और मैंने ये नहीं देखा जो उनके सवाल का पहला हिस्सा था। सर, आप एक सेकंड आप कोई परिवार अपने बच्चे को पढ़ाना चाहे सर आपको रोकना पड़ेगा। आपको कंप्लीट करना। मैं आपको बता रहा हूं कि कुंडू कमेटी की रिपोर्ट 2014 में नजमा हिप्तुल्लाह मिनिस्टर थी। सुनिए पेज नंबर 79 पढ़िए जाकर, जिस नजमा हिप्तुल्लाह को दी गई। कुंडू कमेटी में कहा गया कि मुसलमान के बच्चे क्यों नहीं पढ़ते। सबसे बड़ा फैक्टर है कि पैसे नहीं है पढ़ाने के लिए। सरकारी स्कूल में कौन सा पैसा लगता है वैसे साहब पढ़ाने में? खोला आप प्राइमरी स्कूल में कौन सा पैसा लगता है? मैं आपको मेरा सवाल सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। उसी पेज नंबर 79 कुंडू कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया कि गवर्नमेंट स्कूल्स नहीं खोलती वहां पर। अरे तो बाकी गरीब कहां, कौन से वो कौन से देश के स्कूल में हाईएस्ट ड्रॉप आउट रेट, ये सुनिए आप दो इश्यूज मिस कर रहे हैं। नहीं आप स्कूल नहीं खोल रहे हैं। सच्चर कमेटी में कहा गया कि मुसलमान बच्चे मदरसों को क्यों जाते हैं, क्योंकि मदरसे खोल देते हैं और सिर्फ 3.2% मुस्लिम बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं। आप स्कूल खोलिए ना। मैं चैलेंज कर रहा हूं योगी सरकार को, बताइए 5 साल में कितने स्कूल खोले तुमने? अखिलेश बताओ तुमने क्या स्कूल खोले? आप तो उर्दू टीचर्स के पोस्ट को फिल नहीं करते। चलिए खैर, लेकिन आज बहुत सारे मुद्दे हमने ओवैसी साहब के साथ इस चर्चा में कवर किए हैं। एक आपका कोई जैसा आप वो तो नहीं, आपने कहा ज्योतिषी तो नहीं है, लेकिन फिर भी कोई आंकलन देना चाहें चुनाव का लास्ट आखिर में? नहीं, हमको यकीन है कि अगर आज की गुफ्तगू उत्तर प्रदेश की जनता अगर सुन ले तो मुझे यकीन है कि उनको अपने वोट के इस्तेमाल करने से पहले उनको बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी और ये बाइपोलर उनके दिमाग से निकल जाएगा और वो मुस्लिम नौजवान, वो दलित, वो ओबीसी समाज का जो है, वो पिछड़ा समाज का, वो समझ जाएगा कि भाई सिर्फ हमारी वोट लेने की बात कर रहे हो, उसके बाद सब हमको भूल जाते हैं। ये बात आपकी सही है और हमारी चुनाव मंच के जरिए कोशिश भी यही है कि चुनाव के असल मुद्दे आपके सामने आए ताकि आप अपना मन बेहतर तैयार कर सकें, एक इन्फॉर्म्ड वोटर की तरह आप अपने मत का इस्तेमाल कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया असदुद्दीन ओवैसी साहब। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आप बुलाने का, बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।